Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलंकार अपन पढ़ रहे थे और अलंकारों का वर्गीकरण अपन ने कर लिया था, क्लासिफिकेशन अपन ने कर लिया था और क्लासिफिकेशन के पश्चात अपन ने 3 प्रकार के अलंकार पढ़े थे और 3 प्रकार के अलंकार वर्गीकरण करने के पश्चात 3 प्रकार से प्रमुख जो अलंकारों के 3 प्रकार हैं उनको अपन ने वर्गीकृत किया और उन्हीं के अंतर्गत आने वाले 12वीं के सिलेबस में जो 8 अलंकार हैं उनको बारी बारी करके अपन पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला की कड़ी में आज अपन रूपक अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो रूपक अलंकार को पहले पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार है इसकी परिभाषा कि जब काव्य के अंदर देखो, काव्य में 2 चीज होगी। काव्य की पंक्ति में एक तो होगा उपमेय और एक होगा उपमान। ठीक है ना। उपमा अलंकार में भी ये तत्व होते थे, लेकिन वहां पे समानता की बात की जाती थी और यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो अभेद आरोप की बात करेंगे। ठीक है ना। उपमा में क्या होता था? उपमा में उपमेय से उपमान की तुलना, समानता बताई जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हो रहा है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए। कहने का मतलब रूपक अलंकार वहां होगा जहां पे उपमेय बोले तो जो वास्तविक वस्तु है। ठीक है ना। और उस वस्तु को कोई दूसरी वस्तु बताया जाएगा। ठीक है ना। उस वस्तु को कोई दूसरी वस्तु बताई जाएगी, है ना। जैसे मैं कहूँ, है ना, कि श्याम चंद्रमा है। मैंने ये नहीं कहा श्याम चंद्रमा के समान है, मैंने क्या कहा? श्याम चंद्रमा है। अगर मैं कहता श्याम चंद्रमा के समान है तो उपमा अलंकार होता, लेकिन मैंने क्या कहा? श्याम चंद्रमा है। अभेद आरोप मैंने श्याम के ऊपर काय का कर दिया? चंद्रमा का कर दिया। ठीक है ना। तो रूपक अलंकार में यही होता है विद्यार्थियों कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। ठीक है ना। और जहां पे उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाएगा वहां रूपक अलंकार होगा। तो सिंपल सी परिभाषा अपनी क्या हो गई कि जब काव्य की पंक्ति में या किसी काव्य की पंक्ति में जो कहें कि जब काव्य में उपमेय पर उपमान को थोप दिया जाए, अभेद आरोप, अभेद का मतलब होता है बिना भेद के। अभेद का मतलब क्या होता है? बिना भेद के। ठीक है ना। जब उपमेय पर उपमान को थोप दिया जाए, अभेद आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। अपना जो उदाहरण है उसके द्वारा अपन समझेंगे। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अंबर पनघट में, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रकृति के परिदृश्य को प्रदर्शित किया है। और कैसे किया है वो देखेंगे अपन। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अंबर मीन्स होता है आकाश, पनघट मीन्स होता है जहाँ पे पानी लेने के लिए जाया जाता है। अर्थात पहले जो पानी लेने स्त्रियां जाती थी वो जाती थी सागर में, है ना, सरोवर में, तालाब में। ठीक है ना। तो यहाँ पे पनघट हो गया आपका तालाब या सरोवर। ठीक है ना। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ठीक है ना। अब जो वास्तविक बात है वो तो यह है कि प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल जब हुआ विद्यार्थियों, प्रातः काल जब हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आकाश के अंदर तारे छिपेंगे।
लेकिन उसी बात को जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी भाषा में कहा, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा कि अंबर रूपी पनघट में जो उषा रूपी, उषा वैसे प्रातःकाल को कहते हैं, लेकिन यहाँ उषा को स्त्री मान लिया गया, नागरी है ना, चतुर स्त्री। तो उषा रूपी जो स्त्री है उसने तारे रूपी घड़ों को, तारे रूपी घड़ों को, घड़े बोले तो मटकी, ठीक है ना, विद्यार्थियों। तो क्या कहा जयशंकर प्रसाद जी ने कि उषा रूपी स्त्री ने तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो दिया, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य सीधी सी बात तो यह है कि प्रातःकाल जब हुआ तो आकाश के अंदर तारे छिप गए, अब तारों को उन्होंने घड़ा बता दिया, ठीक है ना। तो आरोपित क्या कर दिया, अंबर के ऊपर पनघट को आरोपित कर दिया, है ना, और तारों के ऊपर घड़ों को आरोपित कर दिया। और ठीक है ना, ये जो उषा नामक जो स्त्री है ना, उषा को जो है, उषा वैसे प्रातःकाल को कहते हैं, प्रातःकाल को समय, प्रातःकाल के समय को कहते हैं, या प्रातःकाल, प्रातः का जो समय है उसको उषा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी उषा को, उसी उषा के ऊपर क्या थोप दिया, स्त्री को थोप दिया, ठीक है ना, नागरी। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया विद्यार्थियों, है ना। तो इसका सिंपल सा जो अर्थ है वो अर्थ हो गया कि अंबर रूपी जो पनघट है उसमें उषा रूपी स्त्री ने तारे रूपी घड़ों को डुबो दिया, ठीक है ना, अर्थात प्रातःकाल हो गया, सीधी सी बात है। आगे देखो, अगला जो अपना उदाहरण है, मारी आशा सापनी जिन रसिया संसार, ठीक है ना, कि इच्छा रूपी जो सर्पणी है, इच्छा रूपी जो सर्पणी है ना, इच्छा क्या है, इच्छाएं क्या है, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो सर्पणी की भांति हैं, जो व्यक्ति को भ्रमित करती रहती हैं। और इन इच्छा रूपी जो सर्पणी है इसने किसको डस रखा है, संसार के लोगों को डस रखा है, परेशान कर रखा है ना, इनको समाप्त कर दीजिए, ऐसा कहा गया है यहाँ पे कि इच्छा रूपी जो सर्पणी है जिसने की संसार के लोगों को भ्रमित कर रखा है, इसको आप मार दीजिए, इन पे आप नियंत्रण स्थापित कर लीजिए। तो इच्छाओं को क्या बता दिया गया, सर्पणी बता दिया गया। तो यहाँ पे सर्पणी जो शब्द है वो इच्छाओं के ऊपर थोप दिया गया, इच्छाओं के लिए सर्पणी जैसा शब्द यहाँ पे उपमान दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक, है ना। अगला देखो, प्राण सुमन अर्पित, है ना, प्राणों के ऊपर काहे का आरोप है, सुमन, सुमन बोले तो पुष्प, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार था, है ना। पुनः मैं एक बार पुनः आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि उपमा जो अलंकार है उसमें उपमेय से उपमान की समानता या तुलना की जाएगी, जबकि अपन रूपक अलंकार में क्या पढ़ते हैं कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होगा, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होगा, ठीक है ना। अभेद आरोप हुआ, अंबर के ऊपर पनघट का हुआ, तारों के ऊपर घड़ों का हुआ, और उषा के ऊपर स्त्री का हुआ, उषा काल के ऊपर स्त्री का हुआ, ठीक है ना। इच्छाओं को सर्पणी बता दिया गया और प्राणों के ऊपर सुमन का आरोप कर दिया गया। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार था विद्यार्थियों, शेष अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।